हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे भी आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजी, टीजीआईसी, स्टेट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी समेत कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए बेस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? वर्ण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, गांव पंचायत, सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास, खुला स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं व्याख्या में नीचे किसका आंसर दिया गया है। ये क्या दिया गया है? परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं: बंद स्तरीकरण, जाति व्यवस्था के कारण पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, संयुक्त परिवार, पारिवारिक भारतीय परिवार व्यवस्था। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि धर्मनिरपेक्षता परंपरागत व्यवस्था की विशेषता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता जो है परंपरागत व्यवस्था की विशेषता नहीं है। बी है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता परंपरागत व्यवस्था में सीमित थी। सी है खुला स्तरीकरण परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। ठीक है, बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, बाकी सब गलत है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? पिता, अध्यापक, चित्रकार, अधिकारी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो क्या दिया है? स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हम नीचे व्याख्या में देखते हैं। ऐसे इसका चित्रकार होना चाहिए। क्या दिया गया है? व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका, इंडिपेंडेंटली डिफाइंड रोल, वह भूमिका होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभा के आधार पर स्वयं चुनता है और जो जन्म या सामाजिक स्थिति से निर्धारित नहीं होती है। तो ये क्या है? यह स्वतंत्र होती है। इसको अपनी रुचि और अपनी प्रतिभा के आधार पर हम इसे चुन सकते हैं और ये कोई जन्म इसकी सामाजिक स्थिति से निर्धारित नहीं होती है ये। ठीक है, जन्म या सामाजिक स्थिति से निर्धारित नहीं होती है। पिता क्या है? पारिवारिक या प्रदत्त भूमिका होती है। अध्यापक संस्थागत भूमिका होती है। चित्रकार जो है व्यक्ति की प्रतिभा और रुचि के पर आधारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। हमने यहाँ बताया था कि चित्रकार होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं मैं। ठीक है, प्राथमिक समूह किससे जुड़ा हुआ है? कूले से। संदर्भ समूह मॉर्टन से। अंतर समूह बाह्य समूह ये समनर से। सांख्यिकी समूह ब्रिस्टीड से हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर?
2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है सायवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अभी नीचे हम व्याख्या में देखते हैं इसको। सायवी सिद्धांत ऑर्गेनिक थियरी समाज की तुलना मानव शरीर से करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे शरीर के विभिन्न अंग मिलकर शरीर का संचालन करते हैं, उसी प्रकार समाज की विभिन्न संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि मिलकर समाज का संचालन करती है। इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ये सायवी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर थे। ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे इसमें। सायवी सिद्धांत ऑप्शन ए। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सब लोग शेयर कर दें क्लास को। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है धर्म एवं संस्कृति पर, जाति एवं धर्म पर, जाति एवं गणचित्र पर, अस्पृश्यता पर। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। सभी लोग कमेंट करें। यहाँ हम नीचे देखते हैं व्याख्या में क्या होगा इसका राइट आंसर। परंपरागत भारतीय समाज की एकता और स्थिरता का मुख्य आधार धर्म और संस्कृति माने जाते हैं। साझा धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन मूल्य समाज को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। अन्य विकल्प को देखते हैं। जाति एवं धर्म। जाति सामाजिक संरचना का भाग है लेकिन एकता का प्रमुख आधार नहीं है। सी में जाति एवं गणचित्र पूरे भारतीय समाज की एकता का आधार नहीं है। अस्पृश्यता यह सामाजिक समस्या है लेकिन एक एकता का आधार नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर धर्म एवं संस्कृति पर ऑप्शन ए। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। ठीक है। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हो रहते हैं, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर सी होना चाहिए। यहाँ पे इसको हम व्याख्या में देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तब तक सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर बताइए आप लोग। सामाजिक समूह सोशल ग्रुप व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन उन समूहों एवं संस्थाओं के बीच संबंधों और कार्यों की सुव्यवस्थित व्यवस्था को दर्शाता है। इसलिए दोनों अलग अवधारणाएं हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। ये दिखते हैं फर्स्ट को एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, पूर्णतः यह सही नहीं है। एक दूसरे से पृथक होते हैं, ये गलत है। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सही है। सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं, लेकिन यहाँ सदैव शब्द दे दिया है इसलिए गलत हो जाए। शब्द के कारण यह सही नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक कर देते हैं।
ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखे, सामाजिक नियंत्रण कठोर और कषा युक्त हो। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है इसका राइट आंसर। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए आप लोग। आंसर सी सही है इसका, समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखे। समुचित यानी संतुलित सामाजिक संगठन के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक या अतिशय नियंत्रण व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास में बाधा बन सकता है। इसलिए समाज में नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। गेमिनशाफ्ट, गेसलशाफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता और यांगिक एकता। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या है गेमिनशाफ्ट, यहाँ पर हम नीचे देखते हैं व्याख्या में, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज से कौन जुड़े हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। इसकी व्याख्या दिया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण सैनिक समाज, मिलिट्री सोसाइटी और औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में किया है। यहाँ गेमिनशाफ्ट, गेसलशाफ्ट फर्डिनेंड टॉनिज का है। परिस्थिति अनुबंध स्टेटस कॉन्टैक्ट हेनरी मेन का है। यांत्रिक एकता, आंगिक एकता इमाल दुर्खीम का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पर सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, ये हर्बर्ट स्पेंसर का है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। प्रथाएं, लोकाचार, विचारधाराएं, लोक रीतियाँ। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट बताएं। सभी लोग आंसर बताइए, तब तक हम व्याख्या को देखते हैं। लोकाचार मोर्स वे सामाजिक मानदंड हैं जो समाज के नैतिक मूल्यों और कल्याण से जुड़े होते हैं। इनके उल्लंघन को समाज गंभीर अपराध मानता है और इसके लिए कठोर सामाजिक दंड या निंदा हो सकती है। प्रथाएं क्या होती हैं, कस्टम, परंपरागत व्यवहार, परंतु उल्लंघन पर हमेशा कठोर दंड नहीं। लोकाचार मोर्स समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उल्लंघन पर गंभीर दंड। सी विचारधाराएं, आइडियोलॉजी, विचारों की प्रणाली होती है। डी लोक रीतियाँ, फॉकवेज, दैनिक व्यवहार के सामान्य नियम, उल्लंघन पर हल्की सामाजिक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ पे लोकाचार, राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। निरंतरता, प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। क्या हो जाएंगे इसकी विशेषता नहीं है दिया हुआ है, तो इसको आप लोग आंसर बताइए, तब तक हम व्याख्या पर चलते हैं।
संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट की प्रमुख विशेषता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क हो सकता है। सामाजिक मूल्यों का हनन हो सकता है। अस्थिरता इसकी विशेषता है। लेकिन संघर्ष निरंतर प्रक्रिया नहीं होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, बल्कि यह रुक रुक कर होने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए निरंतरता संघर्ष की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे, निरंतरता। ऑप्शन ए, ये संघर्ष की विशेषता नहीं है। सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स। किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं। किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं प्रतिमान, विधि, मूल्य, प्रथा। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसको भी हम व्याख्या में देखते हैं। सभी लोग अपना आंसर दीजिए। प्रथा, कस्टम, किसी समूह या समाज द्वारा लंबे समय से अपनाया गया कार्य करने का अभ्यस्त, हैबिचुअल और स्वीकृति तरीका होता है जिसका पालन समाज के सदस्य सामान्यतः करते हैं। प्रतिमान क्या होता है? पैटर्न, व्यवहार का सामान्य ढांचा होता है। विधि, निकला राज्य द्वारा बनाया गया औपचारिक नियम होता है। मूल्य, वैल्यू, समाज की आदर्श और मान्यताएं होती हैं। तो यहाँ पे प्रथा जो है कार्यकलापों की संपन्न करने का अभ्यस्त तरीका होता है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, प्रथाएं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? प्रथा, मूल्य, संस्कृति, सांस्कृतिक पश्चाता। ये भी प्रथा हो जाएगी। यहाँ पर भी ये हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या में भी। व्यवहार के संगठित रूप, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर तथा उनकी लगातार पुनरावृत्ति, रिपीटेशन का परिणाम होती है। जब कोई व्यवहार लंबे समय तक बार बार अपनाया जाता है और समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह प्रथा बन जाता है। व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति का परिणाम होता है। मूल्य, समाज के आदर्श और मान्यताएं होती हैं। संस्कृति, जीवन जीने का संपूर्ण तरीका है। सांस्कृतिक पश्चाता, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के विकास में अंतर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णवादी होती है। प्रथा, कानून, फैशन, संस्कृति। अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश एक समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। इसकी हम व्याख्या में देख लेते हैं, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। संस्कृति होगी। ठीक है। संस्कृति, कल्चर, एक ही समय में लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और संपूर्णतावादी, टोटलिटेरियन मानी जाती है। लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि संस्कृति समाज के सभी सदस्यों की सहभागिता और योगदान से विकसित होती है। संपूर्णतावादी इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के लगभग सभी पक्षों, विचार, व्यवहार, मूल्य, रीति रिवाज आदि को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? संस्कृति हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष वंचना आधार है। सापेक्ष वंचना आधार है दर्पणित व्यक्तित्व सिद्धांत का, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, संदर्भ समूह सिद्धांत का, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का।
क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। व्याख्या में देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। सी हो जाएगा संदर्भ समूह सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत हो जाएगा, सी हो जाएगा रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, इसकी व्याख्या में हम देख लेते हैं। सापेक्ष वंचना रिलेटिव डिप्रीवेशन का अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या समूह से करके अपनी को वंचित महसूस करता है। यही अवधारणा संदर्भ समूह सिद्धांत रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार, आकांक्षाओं और संतुष्टि का मूल्यांकन उस संदर्भ समूह के आधार पर करता है जिससे वह अपनी तुलना करता है। नेक्स्ट है पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया सैमुअल ए स्टाउफर द्वारा, हर्बर्ट हाइमन द्वारा, आर के मॉर्टन द्वारा, एस एम मिलर द्वारा। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर सब लोग कमेंट बताएं। इसकी हम व्याख्या में देखते हैं। सैमुअल ए स्टाउफर द्वारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, सैमुअल ए स्टाउफर। ठीक है, सापेक्ष वंचना रिलेटिव डिप्रीवेशन की अवधारणा का मूल प्रतिपादन सैमुअल स्टाउफर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द अमेरिकन सोल्जर्स 1949 में किया था। ये वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपका पूछ लेगा कि किस पुस्तक में सैमुअल स्टाउफर ने अपनी किस पुस्तक में ये सापेक्ष वंचना की अवधारणा दी थी। तो ये आपका कोई क्वेश्चन और ही तैयार हो गया है। बाद में बाद में रॉबर्ट के मॉर्टन ने इसी संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया है। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप सापेक्ष वंचना, जिसे स्टाउफर ने सापेक्ष वंचना कहा है, उसी को संदर्भ समूह आर के मॉर्टन कहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था हर्बर्ट हाइमन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, एडमंड पावेल द्वारा, स्टन एवं डेनिस द्वारा। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था। क्या हो जाएंगे यहाँ पे सब लोग कमेंट बताएं। हम इसको व्याख्या में देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हर्बर्ट हाइमन हो जाएंगे, हर्बर्ट हाइमन ऑप्शन ए हो जाएंगे। राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने 1959 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में किया था। ठीक है, बाद में गैब्रियल एलमंड और सिडनी वर्बा तथा डेविड स्टर्न और जैक डेनिस ने इस अवधारणा का विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूवर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को डैश बहने कहा है। अवैध, सौतेली, जुड़वा, चचेरी। क्रूवर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को डैश बहने कहा है। तो क्या है इसकी व्याख्या में देखते हैं। तब तक आप लोग राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। जुड़वा, जुड़वा कहा था इन्होंने। क्या हो जाएंगे जुड़वा क्रूवर ने। प्रसिद्ध मानव शास्त्री एल क्रूवर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें ट्विन सिस्टर कहा है, क्योंकि दोनों विषय मानव समाज, संस्कृति और सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जुड़वा बहनें कहा है किसने, क्रूवर ने। नेक्स्ट को देखते हैं। ईबी टायलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था।
ईबी टायलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद और एक ईश्वरवाद। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कमेंट करिए आप लोग। नीचे देखते हैं क्या है, ये जीवित सत्तावाद है, जीवित सत्तावाद। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, जीवित सत्तावाद। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। ईबी टायलर के अनुसार धर्म का सबसे प्राचीन स्वरूप जीवित सत्तावाद है, एनिमिज्म है। टायलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर जो 1871 में बताया कि आदिम मानव आत्मा, निक्षोल और अदृश्य शक्तियों में विश्वास करता था। इसी विश्वास को उन्होंने जीवित सत्तावाद, एनिमिज्म कहा और इसे धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप माना है। तो यहाँ पे जीवित सत्तावाद हो जाएंगे, यहाँ पे आपको बताए हैं जीवित सत्तावाद, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक मानव सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक परिस्थिति के होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। सभी लोग राइट आंसर बताइए। इसकी हम व्याख्या में देखते हैं क्या हो जाएंगे। ऑप्शन सामाजिक मानक परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। सामाजिक मानक सोशल नॉर्म्स समय, स्थान और संस्कृति और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, इसलिए परिस्थिति निर्भर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति का अवधारणा किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, एडमंड लीच, मिल्टन सिंगर। किसने कहा है गरीबी की संस्कृति? पॉवर्टी ऑफ कल्चर किसने कहा है? इसकी व्याख्या में ऑस्कर लेविस ने कहे हैं। ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑस्कर लेविस। अब इसकी व्याख्या को थोड़ी सी देख लेते हैं क्या है। गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी थी। ऑस्कर लेविस के अनुसार लंबे समय तक गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच कुछ विशेष जीवन शैली, मूल्य और व्यवहार विकसित हो जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इसी को उन्होंने गरीबी की संस्कृति कहा है। किसने? ऑस्कर लेविस ने। फ्रेंड्स, आज का ये 20 क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की संख्या ही मेरी मनोबल को और ही ताकत देगी कि मैं और अच्छे से क्लास आप लोग की कराऊँ। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। ओके, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।